हेलो दोस्तों, हमने आपको पिछले लेक्चर में डायरेक्शन कोसाइन के विषय में इंट्रोडक्शन देते हुए छोड़ दिया था। आज हम लोग डायरेक्शन कोसाइन को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि हमें हेल्प करेगा फिजिक्स में। ठीक है, और सेम कंसेप्ट यूटिलाइज करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में भी। तो इसे काफ़ी ध्यान से देखिए, दोनों जगह आपका काम हो जाएगा। मैथ में भी काम हो जाएगा और यहाँ भी फिजिक्स के लिए भी काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए हेडिंग है अपना डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर, कल मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि अगर मेरे पास 3D सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस, अगर किस इस प्लेन में अगर कोई वेक्टर है मेरे पास, कोई भी आप वेक्टर एक सेलेक्ट कर लो। मान लिया मैंने एक वेक्टर है ए, ये मेरा वेक्टर ए है। तो यह वेक्टर अगर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, यह मैंने एज्यूम कर लिया। तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर लिखते हैं इसे आई कैप, वाई एक्सिस की तरफ जो लिखते हैं जे कैप और जेड एक्सिस की तरफ जो लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, के कैप। ठीक है, और ये अपना वेक्टर ए है। ठीक है, तो हमने कल आपको बताया था कि यहाँ से हम लोग एक्स कंपोनेंट लिख सकते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के विषय में मैंने टोटल डिटेल आपको पढ़ा दिया है। पिछला लेक्चर आप जाके देखिए, और वहाँ पे मैंने ये पूरा कैसे आता है पूरी अच्छी तरीक़ा से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है ना, पूरी एक्सप्लेनेशन है। तो हम बोल सकते हैं एक्स कंपोनेंट हम लिख सकते हैं क्या, एक्स कंपोनेंट क्या लिख सकते हैं, ए कॉस अल्फ़ा, और ये अपना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू हमने ए से डिनोट किया है। और वैसे ही वाई कंपोनेंट को हम बता सकते हैं ए कॉस बीटा, वैसे ही जेड कंपोनेंट को बता सकते हैं ए कॉस गामा। और यहाँ से हमने कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा का वैल्यू निकाल लिया था। कॉस अल्फ़ा अगर कोई पूछे तो क्या बोलोगे, एक्स कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अगर कॉस कोई बीटा पूछता है तो क्या बोलोगे, वाई कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अगर कोई आपको कॉस गामा पूछता है तो क्या बोलोगे, जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। समझ रहे हैं? तो हमने आपको यहाँ पे बताया था कि कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा and cos gamma are called direction cosine of vector A। ठीक है, ये वेक्टर ए का डायरेक्शन कोसाइन है। मैंने यहाँ पे आपको पिछले लेक्चर में रोका था। अब इसके आगे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब इसके आगे बात करें। अगर हमें पता है कि सर वेक्टर ए, मुझे पता है वेक्टर ए, अगर मैंने ये इस पॉइंट को, जो ए पॉइंट मैंने दिखाया है, अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट मान लूँ, ए पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स वाई और जे, एक्स वाई और जेड। तो मैं यहाँ से ओ ए जो वेक्टर है इसे पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। वेक्टर ए और ओ ए वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं सर, एक्स कंपोनेंट इसमें आई कैप लगा दो, वाई कंपोनेंट जे कैप लगा दो और जेड कंपोनेंट इसमें के कैप लगा दो। ठीक है, तो ये अपना पोजीशन वेक्टर आ गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है कि आप इसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कीजिए, वेक्टर ए को। तो मैं निकाल रहा हूँ, हम क्या कर रहे हैं, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर ए का हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं। तो हमें पता है कि अगर वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर चाहिए तो उसे कैसे डिनोट करेंगे, ए कैप। ए कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो वेक्टर है सर उसे लिख लो अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से डिवाइड कर दो। ओके, तो मेरा वेक्टर ए क्या है, एक्स आई कैप है प्लस वाई जे कैप है और जेड के कैप है। और अगर इसका बात किया जाए मैग्नीट्यूड का, तो हमें पता है सर कि अगर इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आप चाहोगे निकालना तो निकाल सकते हो, एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, डायरेक्ट आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिख सकते हैं ऐसे,
या आप इसे तोड़ोगे तो कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, जैसे भी आपको लिखना है लिख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैं वेक्टर ए के टर्म में लिख रहा हूँ ताकि मुझे सुविधा होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को मैं ऐसे भी ए लिखता हूँ, तो मैं अपने सुविधा के अनुसार लिख रहा हूँ, क्योंकि ये पूरे एक्सप्रेशन को लिखना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं ए कैप को लिख सकता हूँ क्या, एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और इसमें क्या हो जाएगा आई कैप, प्लस वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और क्या हो जाएगा जे कैप, प्लस जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और ये क्या हो जाएगा के कैप। आप देखिए एक्स अपॉन ए को ही तो आप बोले हैं कॉस अल्फा, वाई अपॉन ए को ही तो बोले हैं कॉस बीटा, और जेड अपॉन ए को ही तो बोले हैं कॉस गामा। देखिए पीछे एक्स अपॉन ए को बोले हैं कॉस अल्फा, वाई अपॉन ए को बोले हैं कॉस बीटा, और जेड अपॉन ए को बोले हैं कॉस गामा। अर्थात सर जो अगर आप इस प्लेस पे लिखना चाहो तो सर हम लिख सकते हैं क्या, कॉस अल्फा। इस प्लेस पे हम चाहे सर लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, कॉस बीटा, और सर इसको चाहे लिखना है तो क्या बोल सकते हैं, कॉस गामा। और मुझे पता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अर्थात अगर कोई भी वेक्टर मुझे मिले तो अगर मैं उसका यूनिट वेक्टर लिखूं तो यूनिट वेक्टर का जो मेरा कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, वह बताएगा डायरेक्शन कोसाइन किसका, अलोंग एक्स एक्सिस, और जो कंपोनेंट वाई का होगा यूनिट वेक्टर ए के लिए वह बताएगा क्या, डायरेक्शन कोसाइन अलोंग वाई एक्सिस। वैसे ही सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन अलोंग जेड एक्सिस। समझ रहे हैं। तो देखिए अगले पेज में मैं इसे डिटेल कर रहा हूँ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर को क्या, कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे देखिए, और मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्शन कोसाइन शॉर्ट में ऐसे लिख रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या है मेरा, डायरेक्शन कोसाइन जो मेरा क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन, ये डायरेक्शन कोसाइन मैंने लिख दिया ऑफ वेक्टर ए इज डिनोटेड बाई किससे, कॉस अल्फा को एल से, कॉस बीटा को एम से, और कॉस गामा को एन से, ऐसे। ठीक है, और एक्चुअली में ये क्या है, एल एम एन और कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा यूनिट वेक्टर का क्या है, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो हमें ये पूरा डिटेल पता हो गया कि अगर सर डायरेक्शन कोसाइन हमें चाहिए तो हम कैसे काम करेंगे। अगर कोई वेक्टर देता है तो आप उसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लीजिए। जो यूनिट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होगा वो डायरेक्शन कोसाइन देगा अलोंग एक्स एक्सिस, जो वाई कंपोनेंट होगा वह देगा डायरेक्शन कोसाइन अलोंग वाई एक्सिस, और जो जेड कंपोनेंट होगा वह देगा डायरेक्शन कोसाइन अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, और किसी भी डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एल एम और एन से। और जो पिछला लेक्चर में मैंने ऑर्थोगोनल सिस्टम से आपको समझाया था उस मेथड से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप बताओ। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा अगले पेज पे और इसको डिटेल करते हैं। ठीक है, तो जो भी हम लोग पढ़ें उसको अब डिटेल कर लेते हैं, ये ताकि हमें फ्यूचर में कैसे इसे यूटिलाइज करेंगे नोट पॉइंट के रूप में। चलिए, पहला बात कि हमने माना इफ एल एम और एन ये डायरेक्शन कोसाइन है, आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, देन यूनिट वेक्टर along वेक्टर ए विल बी हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए कैप। हमें पता है कि ये जो डायरेक्शन कोसाइन होता है ये यूनिट वेक्टर का क्या है,
एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है और जेड कंपोनेंट है। तो अगर डायरेक्शन कोसाइन मुझे पता चल गया है, इसका मतलब मुझे यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट पता चल गया है। और सिर्फ उधर क्या करना है, उस जिस डायरेक्शन का ये डायरेक्शन कोसाइन होगा उसमें उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर को ऐड कर देना होगा। जैसे ए कैप है, ये क्या बता रहा है, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। तो क्या लिख सकते हैं, एल मतलब ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन का, मतलब वेक्टर ए का ये डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, मतलब जो वेक्टर ए से यूनिट वेक्टर बनेगा उसका कंपोनेंट मुझे पता है। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स कंपोनेंट कितना होगा एल, और इसमें आई कैप लगा दो, प्लस वाई कंपोनेंट कितना होगा एम, इसमें क्या लगा दो जे कैप, प्लस ये एन क्या है जेड कंपोनेंट है और इसमें लगा दो के कैप। तो हम डायरेक्शन कोसाइन हमें पता चल जाए तो हम लोग डायरेक्ट यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए अगला स्टेटमेंट इसी में, या इसको कैसे बोल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ गिवन वेक्टर आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ किसका, यूनिट वेक्टर टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। ठीक है, मैंने पूरा ऐसे बोलूँ या इस फॉर्मेट में बोलूँ, और इस फॉर्मेट को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, इस फॉर्मेट में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया आपको। ठीक है, देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट को ध्यान से समझते हैं। देखिए हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन एल, एम और एन, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इक्विवेलेंट कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ठीक है, तो मैं कर क्या रहा हूँ, देखिए सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज कितना होता है 1, याद रखना है, ऑलवेज कितना होता है 1, ऑलवेज कितना होता है 1। मैंने बोला कि जो अपना ये डायरेक्शन कोसाइन है इसको स्क्वायर करो, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, और फिर इसको क्या करो ऐड करो, तो इसका वैल्यू हमें कितना मिलेगा 1। ये आप याद रखना। आप पूछोगे सर कैसे, तो मैं अभी तुरंत इसे प्रूफ कर रहा हूँ। देखिए प्रूफ, कॉस अल्फ़ा को आप लिखते हैं, कॉस अल्फ़ा को लिखते हैं एक्स कंपोनेंट अपन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, कॉस बीटा को लिखते हैं वाई कंपोनेंट अपन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और कॉस गामा को लिखते हैं जेड कंपोनेंट अपन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि एक्स अपॉन ए दी होल स्क्वायर, इसे क्या लिख सकता हूँ वाई अपॉन ए दी होल स्क्वायर, इसे क्या लिख सकता हूँ जेड अपॉन ए दी होल स्क्वायर। अगर इस टोटल को ऐड करें और 1 के इक्वल आ जाए तो मैं बोलूँगा कि LHS उठा के चला और RHS को प्रूव कर दिया, तो आप मान जाओगे कि दिया गया रिजल्ट सही है। चलिए अब हम अगले स्टेप में करते क्या है कि एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर, इसे याद करो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ओके, LCM कितना हो जाएगा अपना ए स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और याद करो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और इसे ए से लिखते हैं कितना था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर हमें पता हो एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट तो ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से क्या कितना लिख सकते हैं, इधर स्क्वायर रूट है, राइट साइड से लेफ्ट साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिंपल है ना, बहुत सिंपल। तो हम इसके प्लेस पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप देखो जो नोमिनेटर में है वही डिनोमिनेटर में है, कैंसिल होकर कितना जाएगा 1। तो मैंने प्रूव कर दिया, ये क्या है मेरा RHS। ठीक है, LHS को उठाया और RHS को ला दिया, तो मेरा दिया गया रिजल्ट और जो मैंने आपको लिखा समझाया वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट मेरा सही है, मैंने इसे प्रूव भी कर दिया। अब देखिए अगला स्टेटमेंट को हम आपको समझाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए।
स्टेटमेंट अपना क्या है, थर्ड है। स्टेटमेंट अपना क्या है, थर्ड है। ठीक है, थर्ड है स्टेटमेंट अपना। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको पता है सर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, तो क्या सर कॉस को साइन में बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। कैसे? ट्रिकोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी से। क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैं आपसे पूछूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताओ, तो क्या बताओगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना? पता है सबको, बेसिक में मैंने करा रखा है। तो क्या मैं लिखूँ इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, इसको कितना लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस इसको कितना लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा और इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब देखिए इधर से 1 और इधर से 1 कैंसिल, क्या बचा? इस माइनस वाले को उधर ले जा रहा हूँ, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड में, इस माइनस को भी लेफ्ट साइड से राइट साइड में और इस माइनस को भी लेफ्ट साइड से राइट साइड में। तो पहले लिख रहा हूँ, तो क्या लिखूँ? साइन स्क्वायर अल्फा, साइन चेंज कर जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा और इधर क्या बचेगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। समझ रहे हैं? तो क्या मैं बोलूँ एक स्टेटमेंट कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन साइन इज इक्वल टू कितना 2। तो इस बात को हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखूँ मैं कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन साइंस ऑफ अ वेक्टर कितना आया? इज ऑलवेज कितना आया? इक्वल टू कितना 2। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को पूरी तरह से। कैसे आया इस बात को भी मैंने आपके सामने पूरे रिजल्ट को कन्वर्ट करके लिखा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अपना काम होता है क्या? इसके बाद अपना काम क्या होता है कि इसके ऊपर सर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे हमारी पूरी बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए रिलेटेड फ्रॉम डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो सारे लोग काफ़ी ध्यान से देखिए और इस न्यूमेरिकल को करिए। चलिए देखिए मैं लिख रहा हूँ, अपना एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या है? इफ अ वेक्टर ए इज मेकिंग 45 डिग्री and 45 degree with the positive direction of x and y axis, ठीक है, respectively, and क्या दे रखा है? magnitude of वेक्टर इज कितना है 12। देन फाइंड, हमें निकालना है, पहला ऑप्शन है देखिए यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। दूसरा काम क्या करना है? यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए और दूसरा निकाल लेते हैं। देखिए पहले ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन को पहले निकालते हैं क्या? वेक्टर ए। दूसरा क्या निकालते हैं? यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। तीसरा क्या निकालते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए। और चौथा निकालते हैं हम लोग एंगल विथ जेड एक्सिस। ठीक है,
समझ रहे हैं आप पूरे क्वेश्चन को? आप क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए और इसे करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज कर दीजिएगा और फिर मैच कीजिएगा मेरे आंसर से। चलिए अब हम लोग आंसर कर लेते हैं। सर आपने मुझे क्या दिया क्वेश्चन में? एक वेक्टर ए है जो कि एक्स एक्सिस से 45 डिग्री और वाई एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो देखिए मेरा जो चौथा ऑप्शन है इसमें पूछा गया है कि जेड एक्सिस से कितना एंगल बनेगा, आप बताओ। तो मैं इसे पहले सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आंसर करने जा रहा हूँ 4 का, ठीक है। क्यों? मुझे रिजल्ट पता है, एज वी नो डैट, क्या जानते हैं? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। और फ्रॉम क्वेश्चन मुझे दिया गया है एक्स एक्सिस से कितना अल्फा बन रहा है 45 डिग्री, वाई एक्सिस से कितना बन रहा है 45 डिग्री, और मुझे क्या पता करना है जेड एक्सिस से एंगल कितना बनेगा। तो क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। चलिए पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में। तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो 1/√2 दी होल स्क्वायर प्लस 1/√2 दी होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब 1/√2 कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा 1/2। तो 1 + 1, इसका वैल्यू आ जाएगा 1, इसका वैल्यू आ गया 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 1 + 1 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हो गया ये। इसे करते हैं 1/√2 कितना हो जाएगा 1/2, और 1/√2 कितना हो जाएगा 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, और 1/2 प्लस 1/2 कितना लिख सकते हैं हम लोग 1, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कितना हो जाएगा 1 1 होगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और 0 कॉस में किसका वैल्यू होता है कॉस 90 का, ठीक है। तो मैं यहाँ से बोलूँ कि अगर ये पता है आपको तो इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कॉस गामा तो क्या बोलोगे, तब भी 0 होगा। तो कॉस गामा इक्वल टू 0 का वैल्यू कितना लिखूँ कॉस 90 डिग्री। तो गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो मुझे पता चल गया टोटल एंगल एक्स एक्सिस से कितना है दिया गया था, वाई एक्सिस से भी दिया गया था, जेड एक्सिस से पता करना था। तो ये मेरा एक आंसर हो गया। जब मुझे अल्फ़ा पता चल गया, बीटा पता चल गया और गामा पता चल गया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मुझे डायरेक्शन कोसाइन पता चल गया। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, और ये किस में पूछा गया है डायरेक्शन कोसाइन 3rd में। तो मैं आंसर कर रहा हूँ अगले पेज में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3rd का, क्वेश्चन नंबर 3rd का आंसर कर रहा हूँ डायरेक्शन कोसाइंस को। हमें पता है डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा। हमें एंगल पता है, कॉस अल्फ़ा कितना दिया है 45 डिग्री क्वेश्चन से ही, कॉस बीटा ये भी क्वेश्चन में दिया है 45, और कॉस गामा हमने निकाल लिया सॉल्यूशन करके कितना 90 डिग्री। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, और यहाँ भी कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 और कॉस 90 का वैल्यू 0। तो ये क्या आ गया मेरा डायरेक्शन कोसाइन आ गया। और हमें पता है जब डायरेक्शन कोसाइन पता चल गया, मतलब जिस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन है उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर का मुझे कंपोनेंट पता चल गया। तो अगर हमसे यूनिट वेक्टर पूछा जाए, और पूछा भी गया है, देखिए यहाँ पे किस में पूछा गया है सेकेंड में, तो मैं यूनिट वेक्टर बता सकता हूँ। अगर मुझसे सेकेंड का आंसर पूछा जाए तो मैं बता सकता हूँ यूनिट वेक्टर एलोंग वेक्टर ए,
बता सकता हूँ। क्या हो जाएगा, ए कैप इक्वल टू क्या, एक्स कंपोनेंट। तो यहाँ से उठाऊंगा डायरेक्शन कोसाइन, जो एक्स वाला है 1/√2 है, और इसमें लगा दो आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट। तो डायरेक्शन कोसाइन पता है 1/√2। जो डायरेक्शन कोसाइन मेरा आता है वही उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको थ्योरेटिकली दिखाया भी है और अभी न्यूमेरिकल करके भी शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, जे कैप प्लस ये क्या हो जाएगा 0 के कैप। तो ये क्या हो गया मेरा, यूनिट वेक्टर हो गया। ये क्या हो गया मेरा, यूनिट वेक्टर हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको यूनिट वेक्टर पता चल गया है तो अब क्या बचा, एक सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या, वेक्टर ए। तो क्या वेक्टर ए को आप लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं वेक्टर ए को। कैसे लिखिएगा, देखिए, चलिए अब इजी है। हमें पता है कि अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो और उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता हो तो हम वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं अगर मुझे वेक्टर लिखना हो तो मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, पहले से ही बता रहा हूँ, और क्या चाहिए इसके साथ, यूनिट वेक्टर एलोंग दैट वेक्टर। उस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। तो मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में देखिए दे रखा है कि जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 12 है। तो मैं क्या करूं, यहाँ लिखूँ 12 और इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ऑलरेडी हमने लिख लिया है अभी, 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप प्लस 0 के कैप हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, 12/√2 आई कैप प्लस 12/√2 जे कैप। ये क्या हो गया मेरा, वेक्टर ए। जो भी वेक्टर है, मुझे क्या बोला गया है, वेक्टर ए। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ वेक्टर ए, मेरा निकल के आ गया। समझ रहे हैं। तो जो मैंने आज पढ़ाया उस पर एक एप्लीकेशन भी करा दिया। आप इसे बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए, और जो भी दिक्कत आएगा फिर कमेंट कीजिएगा। बच्चों, जो भी कंटेंट है काफ़ी मेहनत करके बनाया जाता है, ठीक है ना। तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए और सभी दोस्त मिल के अपने चैनल को काफ़ी तेज़ी से ग्रो कीजिए। और ये तभी हो पाएगा जब आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। अपने व्हाट्सएप, फेसबुक सभी जगह फैला दीजिए, ठीक है। बहुत आपके लिए मेहनत किया जा रहा है और इसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा।